हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, आपको दिया हुआ है p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए टी। यहाँ पर जो x है वो लेंथ है, p पावर है। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का आपका फॉर्मूला होता है m l स्क्वेयर टी माइनस टू, टाइम का t होता है, तो ये हो जाएगा m l स्क्वेयर और ये t की 1 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। आपने अगर अभी तक डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर नहीं निकाला है तो ये, क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए इसको पहले से मैंने निकाल दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए टी। एक्स लेंथ है, p पावर है। यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ a and b. Number 2, find dimensions of a by b. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपकी बुक्स में और आपके एग्जाम में भी जब इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो लिखा होता है फाइंड डायमेंशंस ऑफ। डायमेंशंस तो क्या होता है एक्चुअली, ये पावर होती हैं, ये 1, 2 और -3। लेकिन जब वो आपको कहते हैं कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ, तो आपको एक्चुअल में क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ए और बी का। और जब आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे इस तरह से, तो जो डायमेंशंस है वो अपने आप आपके डायमेंशन फॉर्मूला में आ जाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है ओनली द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। यानी सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ जैसे b में से आपने एक्स स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b है और जो एक्स स्क्वेयर है दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी आप b में से एक्स स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस तो यही कहता है। और x क्या है, लेंथ है, तो यानी इसके डायमेंशन एक्स स्क्वेयर के क्या हो जाएंगे, एल स्क्वेयर। तो ये तो आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b। a का कैसे निकालें? वेल, p है ये दिस न्यूमरेटर डिवाइड बाय ए टी। तो यानी जो p का डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए वही होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डायमेंशन फॉर्मूला है एल स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में है ए टी। न्यूमरेटर का एल स्क्वेयर क्यों? कुछ बच्चे कहेंगे सर एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर 0 नहीं हो जाएगा? नहीं बच्चे, आप जब इक्वेशन सोल्व करते हो तो आप क्या करते हो, आप हर एक अलग अलग टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हो और सब्ट्रैक्ट नहीं करते ऐसे एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर 0 नहीं। ठीक है, जैसे आपके पास इक्वेशन थी x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो इसका भी L था, इसका भी आपका L था और इसका भी L था डायमेंशन फॉर्मूला। तो ऐसा तो नहीं था कि आपने इधर लिख दिया था 2L, नहीं ना। आपके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के डायमेंशंस क्या हैं, लेंथ के डायमेंशन है। इसी तरह इस न्यूमरेटर के डायमेंशन क्या है, लेंथ स्क्वायर के डायमेंशन है। तो यहाँ से a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाय p का डायमेंशन फॉर्मूला इंटू t का डायमेंशन फॉर्मूला। तो एल स्क्वायर p का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, ये वैल्यू रखिए m l स्क्वायर t माइनस 3 और t टाइम के लिए यहाँ t आ गया, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका m
रेज टू पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, और टी की पावर -3 + 1 क्या हो गया, -2 हो जाएगा, और वो -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, ये हो गया बी। ए बाय बी का कैसे निकालें? वेल, ये फर्स्ट पार्ट था, तो सेकंड पार्ट में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बाय बी। तो आपको क्या करना है, ऊपर ए है तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो m-1 t², नीचे बी तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला है l²। तो ये आ जाएगा m-1 m-1 l², सॉरी l-2 t², m-1 l² ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और t²। अगर सपोज आपसे ये भी पूछ लिया होता कि आप a इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो क्या करते? ये a का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m-1 t² और b का है l², तो ये हो जाता आपका m-1 l² t²। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है p + a/v² इंटू v - b = RT। यहाँ P प्रेशर है आपका, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और R गैस कांस्टेंट है। और आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B। आपको A का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, B का बताना है। तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करेंगे। वॉल्यूम में से आप वॉल्यूम ही माइनस कर सकते हो, तो इसी B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जो वॉल्यूम का होगा, और वॉल्यूम का होता है L³। तो B का तो आ गया। अब A का कैसे निकालें? P प्रेशर है, और ये जो टर्म है a/v², तो ये भी क्या होनी चाहिए, प्रेशर, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि इन दोनों टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए। P का जो डायमेंशन होगा वही a/v² होगा, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। तो यानी P = a/v²। तो यहाँ से A का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, P × v² का डायमेंशन। P प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, m(l-1 t-2), m(l-1 t-2), और वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम होता है L⁻3, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, L⁻6 हो जाएगा। तो A का आ जाएगा m(l⁻6 - 1) 5 t⁻²। तो ये सॉरी B नहीं, ये A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल एक और, आपको ये इक्वेशन दी है y = a sin ωt - kx। यहाँ पर y a दोनों लेंथ के डायमेंशंस हैं, x भी लेंथ है और t टाइम है। आपको ओमेगा और k का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। ये ओमेगा है, ये k है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो कैसे? वेल, y लेंथ है, a भी लेंथ है, ये जो है ब्रैकेट में टर्म ωt - kx, इस पूरे के पूरे को क्या कहेंगे हम, एंगल, और एंगल होता है डायमेंशनलेस। तो यानी ये टर्म ωt डायमेंशनलेस होनी चाहिए और ये kx ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए।
तो आपकी इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी। तो यानी ओमेगा टी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ बिकॉज 1 इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहाँ से ओमेगा के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, 1 बाय जो टाइम के डायमेंशंस होंगे, यानी 1 बाय टी और टी माइनस 1। तो ये तो आ गया टी ओमेगा का, सॉरी ओमेगा का डायमेंशन। इसी तरह के का निकालने के लिए के एक्स, ये टोटल टर्म क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। तो यहाँ से के का डायमेंशन क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स का जो, और एक्स का क्या होता है, लेंथ का होता है, तो ये हो जाएगा L माइनस 1। तो इस तरह से हमने ओमेगा और के का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेकंड एप्लीकेशन, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सॉरी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और वो क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं। वेल, थर्ड एप्लीकेशन है डिराइविंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइविंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है ऑफ मास m एंड इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, डिराइव रिलेशन बिटवीन फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, डिराइव relation between force acting on a particle in a circular motion, in a circular motion of रेडियस r। जो सर्कल है उसका रेडियस r है। m इज मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे हम डिराइव करेंगे, तो जो ये फोर्स है, फोर्स को हम मान लेते हैं F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो फोर्स है ये किस किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर, मास पर और वेलोसिटी पर। रेडियस पे, मास पर और वेलोसिटी पर। हम मान देते हैं रेडियस की पावर a होगा, मास की पावर b और वेलोसिटी की पावर c होगी। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो दैट डायमेंशंस पे कोई फर्क ना पड़े। ये k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, r रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, v रेज टू पावर c।
मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो अब मुझे क्या करना है, इधर फोर्स है, मुझे उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, mlt -2 होता है। ये 2 मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, -2, ठीक है। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा ही नहीं। r क्या होता है, रेडियस, लेंथ का डायमेंशन होता है तो l की पावर a, m मास है तो m की पावर b, और वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, lt-1, उसकी पावर c हो जाएगा। तो ये हो गया mlt-2 इज इक्वल टू l की पावर a, m की पावर b, और ये हो जाएगा l की पावर c और t की पावर -c, ठीक है। तो अब हम इनको कंबाइन कर देते हैं, तो यहां से m की पावर तो b आ रहा है, l की पावर क्या आ रहा है, l की पावर a यहां से आ रहा है, और l की पावर c यहां से आ रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस c। अगर आप चाहो तो यहां पर इस स्टेप में इन पावर को भी अंदर लिख सकते हो, आप यहां से l की पावर a, m की पावर b, इनको भी अंदर लिख सकते हो। तो m की पावर b, l की पावर a प्लस c, और t की पावर -c, ये हो गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ हमें कंपेयर करनी है पावर ऑफ m, l एंड t। कंपेयर पावर ऑफ m, l एंड t। तो यहां से इधर m की पावर 1 है, इधर b है, तो यानी b क्या हो गया आपका 1 हो गया। इधर l की पावर a प्लस c है और इधर 1 है, तो यानी a प्लस c किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। उधर t की पावर -c है और इधर -2 है, तो यानी -c किसके इक्वल हो गया, -2 के, तो c आ गया 2, और यहां से a क्या आ जाएगा फिर 1 - c, यानी 1 - 2, तो a आ जाएगा आपका -1। अब ये जो a, b और c की वैल्यूज हैं, ये हमें इक्वेशन 1 में रखनी है, पुट इन 1। तो f इक्वल टू k r रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b एंड v रेज टू पावर c। तो ये हो गया f इक्वल टू k m v स्क्वायर बाय r की पावर -1 है तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया आपका बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो k की वैल्यू क्या होगी, ये आप इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। ये आपको किसी न किसी दूसरे मेथड से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसी एक्सपेरिमेंट से आप फाइंड आउट कर सकते हो और जो भी वैल्यू आएगी वो आप रख सकते हो। वैसे इस केस में मैं आपको बता दूं k की वैल्यू 1 आती है जब आप कैलकुलेट करोगे अगर किसी भी मेथड से, तो ठीक है। लेकिन एग्जाम में आए तो आप इस तरह से करके छोड़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इस पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपने घर में दीवार घड़ी जो होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसमें एक पेंडुलम देखा होगा, वो इस तरह से हिल रहा होता है ना, कि वो इस तरह से यहाँ पर नीचे ऐसे ये होता है और ये एक थ्रेड सा होता है और ये इस तरह से हिल रहा होता है। ये जो है इसका मास होता है कुछ m और इसको कहते हैं बोब। इसको, ये जो सर्कल टाइप का बनाया हुआ है, ये इसको बोब कहते हैं, ठीक है। और ये पूरे को पेंडुलम कहते हैं और ये पेंडुलम इस तरह से ओसिलेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है इस तरह से। तो हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है,
for a simple pendulum t है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा कि मान लीजिए ये यहाँ से शुरू होता है, इधर जाता है, फिर इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। इस पूरी एक प्रोसेस को करने में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये यहाँ से मान लीजिए इधर गया, फिर इधर गया और फिर वापस आया। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, एक बार कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ये लेंथ मान लीजिए L है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। M मान लीजिए मास ऑफ बोब है, ठीक है, मास ऑफ बोब। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आपको टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज। जो बाकी क्वांटिटीज बच गई उनकी टर्म्स में एक्सप्रेशन निकालना है आपको टाइम पीरियड के लिए। तो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू a पावर ऑफ मास, b पावर ऑफ लेंथ एंड c पावर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि जब भी कोई मास m होता है, अगर मान लीजिए ये मार्कर है, मैं इसको नीचे छोड़ूंगा, जैसे मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगा ये क्या करेगा? नीचे गिरेगा। किस वजह से? क्योंकि इस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो इस मास पर भी वो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन क्या होती है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको इंक्लूड करने के लिए हमने यहाँ पर g का भी प्रोपोर्शनैलिटी ले लिया। अगर मान लो इसका टाइम पीरियड इस g पर डिपेंड नहीं करता होगा तो हमारा c 0 आ जाएगा अपने आप। तो कैलकुलेट करते हैं। तो t इक्वल टू k m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, g रेज टू पावर c, और यहां पर k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो अगेन डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए सबके। टाइम का ये हो गया, k तो डायमेंशनलेस है, मास का a, l लेंथ है, b, g क्या है? एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2, तो c। तो t इक्वल टू m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, और ये l रेज टू पावर c, t रेज टू पावर -2c। अब हम इनको कंबाइन कर देंगे। तो m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर हो जाएगा b प्लस c, तो l रेज टू पावर b प्लस c, t रेज टू पावर -2c। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। कंपेयर पावर ऑफ m, l एंड t। तो कंपेयर करते हैं। इधर तो मास है ही नहीं, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। l भी नहीं है इधर, तो b प्लस c भी आपका 0 आ जाएगा। t है इधर और इधर है -2c, तो यानी -2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू -1/2, और यहाँ से b क्या आ जाएगा? -c, तो माइनस माइनस प्लस यानी +1/2। अब ये वैल्यूज़ हम इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, तो ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट इन 1। तो t इक्वल टू k m रेज टू पावर 0
L रेज टू पावर B की वैल्यू 1/2 है और G रेज टू पावर C -1/2 है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया T = K, M की पावर 0 क्या होगा 1 और L की पावर 1/2, G की पावर -1/2। तो आप इसको लिख सकते हो √L/G। तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड कि ये जो K है, K की वैल्यू है 2π। तो ये आप लिख सकते हो अगर आपको पता है तो। एक्सपेरिमेंटली K = 2π, तो ये हो जाएगा रिलेशन T = 2π √L/G। तो ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड अदर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, एक तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको एग्जाम में कि आपको ये रिलेशन डिराइव करना होगा। दूसरी किस तरह की न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस पर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, अभी तक आप जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते आए हो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में आता है। कोई भी जो भी अभी तक आपने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा है, देखो आप वो mL/T, K फॉर टेम्परेचर केल्विन के लिए, या फिर A एम्पियर करंट के लिए, इन क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखा गया है। लेकिन कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कुछ हाइपोथेटिकल यूनिट्स को, यानी कुछ यूनिट्स को बोल दिया जाता है कि आप इनको मान लो, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट हैं, मान लो आप, और इनकी टर्म्स में किसी दूसरी क्वांटिटी का आपको बोल दिया जाएगा, आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल करता हूँ। टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, taking velocity, time and force as fundamental quantities, find dimensions of mass. Find dimensions of mass, यानी आपको कहता है कि मास का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ अगर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को हम फंडामेंटल यूनिट मान लें तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ये जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, इसको यूज़ करना है। हम मान लेते हैं कि मास इज प्रोपोर्शनल टू A पावर ऑफ फोर्स, B पावर ऑफ टाइम एंड C पावर ऑफ वेलोसिटी। ये F फोर्स है, T टाइम है, V वेलोसिटी है, M मास है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाएगा, F की पावर A, T की पावर B, V की पावर C। K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, तो आप दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। K तो डायमेंशनलेस है, फोर्स का होता है mL/T-2 और सारे की पावर A, टाइम की पावर B और वेलोसिटी का होता है L/T-1 उसकी पावर C। अब दोनों तरफ कंबाइन कर दो तो ये m की पावर A हो जाएगा, L की पावर यहाँ से A आ गया और यहाँ से C आ गया, और T की पावर यहाँ से -2A, यहाँ से B और यहाँ से -C। अब दोनों तरफ mL/T की पावर इक्वेट कर दो जैसे हमने पहले की थी। इधर m की पावर 1 है, इधर A है, तो A क्या आ गया 1 आ गया। इधर L है ही नहीं, तो यानी A + C क्या है 0 है।
तो सी आ गया यहाँ से -a यानी -1, और इधर t भी नहीं है तो यानी ये जो t की पावर है ये भी क्या हो जाएगी 0, -2a + b - c = 0। हमने c निकाल लिया, a निकाल लिया, b निकालना है तो ये हो जाएगा 2a + c, 2a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, तो 2 - 1 1। अब पुट इन 1, तो m = k f की पावर a t की पावर b एंड v की पावर c, c की वैल्यू है -1। तो अब ये डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो ये आप ऐसे लिखोगे, ये हो गया, ठीक। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी हो जाएगा f की पावर 1 है, t की पावर भी 1 है और v की पावर है -1। तो इस तरह से आप लिख दोगे, तो ये आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Calculate dimensions of force, calculate dimensions of force taking density, velocity and frequency, density, velocity and frequency as basic quantities या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो आप इसको नाम दें, ठीक है, एज बेसिक क्वांटिटीज। तो सॉल्यूशन क्या होगा, फोर्स क्या है, फोर्स को हम लिखते हैं F से, डेंसिटी रो से लिखा जाता है, वेलोसिटी V से लिखा जाता है और फ्रीक्वेंसी म्यू से लिखा जाता है, ऐसे। ये ध्यान रखना है, ये V है, ये म्यू है, ठीक है, म्यू ऐसे बनाया मैंने, V ऐसे बनाया। तो आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो हम मान लेते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू A पावर ऑफ डेंसिटी, B पावर ऑफ वेलोसिटी एंड C पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो F = K रो रेज टू पावर A, V रेज टू पावर B एंड म्यू रेज टू पावर C। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है 1/टाइम पीरियड, तो यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, T-1, ठीक है। तो हम दोनों तरफ अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं। यहाँ K है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mL/T-2। K डायमेंशनलेस है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो mL-3। हमने पहले कैलकुलेट भी किया हुआ है डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। वेलोसिटी का L/T-1 होता है तो पावर B, और फ्रीक्वेंसी का T-1 होता है तो पावर C। अब कंबाइन कर दो राइट हैंड साइड में, तो m की पावर A, L की पावर -3a और ये +b, और t की पावर -b और यहाँ से -c। अब क्या करना है, a, b और c की पावर को कंपेयर कर दो। इधर m की पावर 1 है और इधर a है, तो a आ गया 1। इसी तरह l की पावर को कंपेयर करो, इधर 1 है और इधर है
-3a प्लस बी, -3a प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 प्लस 3a, तो 1 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 1, तो b आ गया आपका 4। और इधर t की वैल्यू है -2 और इधर है -b -c, यानी -b -c इक्वल टू -2, तो b प्लस c आ गया आपका 2, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया, तो c क्या आ जाएगा 2 - b, यानी 2 - 4 -2। अब ये इक्वेशन 1 में a b c की वैल्यूज रख दो। तो मैं वैल्यूज रख देता हूं, तो f इक्वल टू k डेंसिटी रेज टू पावर a, velocity raised to power b, and frequency raised to power c, rho v raised to power 4, mu raised to power -2। तो f हो जाएगा आपका, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, रो v raised to power 4, mu raised to power -2। तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जहां आपको हाइपोथेटिकली कुछ क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानने के लिए कह दिया जाए और किसी दूसरी क्वांटिटी का, जैसे यहाँ फोर्स है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला इनकी टर्म में लिखने को कहा जाए, तो आपको इस तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे तीनों एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है चैप्टर का, मैंने आपको बताया था चैप्टर के 3 पार्ट है। पहला है यूनिट्स का और मेजरमेंट्स का, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड। दूसरा पार्ट था जो हमने कर लिया अभी अभी, डायमेंशनल एनालिसिस। और तीसरा पार्ट है एरर्स। तो एरर्स जो पार्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें एक दो चीज़ें और पढ़नी होंगी। पहला है रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है तो उसमें कितनी डिजिट्स इंपॉर्टेंट हैं। रूल्स टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर है 1375, तो इसमें 4 नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3 4, तो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो आपके पास है 13.5, इसमें डेसिमल आ गया, लेकिन इसमें भी नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 3 है, 1 2 3, तो इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये मैंने जो लिखा है इसका मतलब है ये इस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस वर्ड को, सिग्निफिकेंट फिगर्स।
सेकेंड रूल है all zeros between two non-zero digits are significant. All zeros between non-zero digits are significant. जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल 40305, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 1 2 3 4 5। इट हैज़ 5 significant figure. It has 5 significant figure. मान लीजिए आपके पास होता है जैसे 20.00705, तो इसमें भी ये सारी जीरोस सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो इट हैज़ 7 significant figures. Okay? ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल कहता है all zeros to the right of a non-zero digit, all zeros to the right of a non-zero digit without a decimal are not significant. Without a decimal are not significant. ठीक है, लेकिन अगर वो वैल्यू किसी मेजरमेंट से आई है, मान लो आपने टाइम मेजर किया, तो वो सिग्निफिकेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 86,400, तो अगर हम इसको सिंपली नंबर लें तो जो लास्ट की 2 जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन हम इसको टाइम मेजरमेंट मान लें 86,400 सेकेंड, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी की मेजरमेंट से आई है, तो उसमें लास्ट की 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगी। ओके, तो यहां लिखेंगे बट सच zeros are significant if they come from a measurement. If they come from a measurement. For example, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे आपके पास नंबर है 86,400, तो इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर ये लिख दूं मैं 86,400 सेकेंड, तो ये क्या है, अब एक मेजरमेंट है किसी क्वांटिटी की, तो इट हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ये जो लास्ट के 2 जीरो हैं ये काउंट नहीं होंगे, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन इसमें क्योंकि ये मेजरमेंट है तो इसमें 5 की 5 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल है all zeros to the right of a decimal point are significant. Number 4, all
zeros to the right of a decimal are significant। जैसे मैं ले लेता हूँ नंबर 4300.00, तो इट हैज़, ये जो डेसिमल के बाद वाली ऑल जीरो टू राइट ऑफ ए डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगी, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगी। तो 1 2 3 4 5 6, इट हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट रूल है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल, all zeros to the right of a decimal but to the left of a non-zero digit, but to the left of a non-zero digit are not significant, are not significant। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ 0.0161, all zero to right of a decimal but to the left of a non-zero digit, ये नॉन ज़ीरो है इसके लेफ्ट में, ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, लेकिन वो नंबर आपका लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसमें कितनी होंगी, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर यहाँ पे मैं 1 2 कुछ भी लिख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये इसी टाइप का बन जाएगा, फिर इसमें 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर है इट शुड बी लाइक, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, तभी उसमें ये 0 भी फिर आपकी काउंट नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर में। एंड लास्ट रूल इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। The number of significant figure does not depend on system of units। For example, आपके पास है 16.4 मीटर, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी को मैं अगर सेंटीमीटर में लिखूं, सॉरी इसको मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, सेंटीमीटर, और ये होगा 0.164 मीटर। तो इसमें भी कितने हैं, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 तो काउंट होगी ही नहीं, तो इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपका सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, ये था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, तो आपको इन रूल्स के अकॉर्डिंग बताना होता है। वो 1 मार्कर 2 मार्कर कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राउंडिंग ऑफ के रूल पढ़ेंगे। कई बार हम नंबर्स जो डेसिमल, कई डेसिमल तक होते हैं, उसको राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करने का क्या रूल है वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम
दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, मान लो एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 4 हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, या दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, खासकर जो हमने आज कंप्लीट किया है आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी और आपके एंट्रेंस के लिए भी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।